सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण की घटना पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है जबकि उनके द्वार उत्पादित तरंगों के, पहला ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य समान हो, दूसरा ऑप्शन है आयाम समान हो, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कलांतर नियत हो, और लास्ट ऑप्शन है आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान हो। किन्हीं भी दो प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स को हम कला संबद्ध यानी कोहेरेंट तभी हम कह सकते हैं जब उनके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति लगभग समान हो और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस यानी कलांतर हो वो समय के साथ नियत हो, कांस्टेंट हो। तो इस हिसाब से जो सबसे सही ऑप्शन है वो है सी पार्ट, तरंग दैर्ध्य भी समान होना चाहिए और उनके बीच का कलांतर नियत यानी कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कलांतर का नियत होना यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस का होना टाइम के साथ, तभी वो दोनों के दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट यानी कला संबद्ध कहलाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यतिकरण तरंगों की परिणामी तीव्रता निर्भर करती है। अब जब आप लोग इंटरफेरेंस की घटना में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जब फॉर्मूला निकाले होंगे, तो जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप निकाले होंगे तो वो समथिंग ऐसे आया होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 और यहाँ पे समथिंग कॉस फाई। अब यहाँ पे जो फाई है वो फेज डिफरेंस यानी कलांतर होता है। अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो फिर वही, चूंकि इंटेंसिटी जो होता है तीव्रता वो आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी हिसाब से इसको इंटेंसिटी में भी लिख सकते हैं, पर हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे आयाम में ही चेक करना है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो ये इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये एक तो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पे निर्भर कर रहा है, दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाले तरंगों के आयाम पे A1 A2, और साथ ही साथ दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच में जो कलांतर है फाई उस पर भी निर्भर कर रहा है इस फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं है। A1 A2 क्या है? A1 A2 दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले तरंगों के आयाम है और फाई जो है वो दोनों प्रकाश तरंगों के बीच का फेज डिफरेंस यानी कलांतर है, यानी इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर करता है परिणामी तीव्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। देखिए सुनिए, आयाम पे निर्भर करता है, कलांतर पे भी निर्भर करता है, लेकिन दोनों पे निर्भर करता है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, स्थायी व्यतिकरण के लिए हमें आवश्यकता होती है। स्थायी व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? समान आवृत्ति के दो प्रकाश स्रोत की। ये पार्शियली सही है, कुछ हद तक ये सही है। दूसरा ऑप्शन, लगभग समान आवृत्ति के दो प्रकाश स्रोतों की, यह भी पार्शियली सही है। समान आवृत्ति के दो प्रकाश स्रोतों की जिनमें नियत कला संबद्धता हो, यह पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति समान तो होने ही चाहिए दोनों प्रकाश स्रोतों की, इसके अलावा दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच का कलांतर नियत होना चाहिए यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए टाइम के साथ। ये सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम मात्रक प्रयोग किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम सबसे पहली बात दूरी का मात्रक होता है, बहुत ही स्मॉल छोटी दूरियों को व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो अब यहाँ पे देखिए जरा कौन सी क्वांटिटी दूरी को व्यक्त करता है? प्रकाश के वेग, तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि हमें दूरी निकालना है कौन? आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी, प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं, तीव्रता तो वो उसका एक अलग मात्रक होता है, ल्यूमेन। ठीक है, अब हम लोग इसमें आएंगे, वैसे भी प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में भी हम लोग व्यक्त करते हैं, ज्योति तीव्रता। लास्ट ऑप्शन देखिए, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए, तो हम सभी लोग जानते हैं प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को हम लोग दूरी के मात्रक में ही व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉम में खासकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का व्यतिकरण नहीं देखा जा सकता है। देखिए आप लोगों को ये पढ़ाया भी गया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण देखते हैं, माइकलसन इंटरफ्यूरोमीटर से भी हम लोग व्यतिकरण पैटर्न देखते हैं, और फ्रिजनल बाइप्रिज्म, यहाँ पे बाइप्रिज्म से भी हम लोग इंटरफेरेंस का पैटर्न देखते हैं, लेकिन प्रिज्म से हम लोग नहीं देखते। प्रिज्म क्या करता है, वो जो सूर्य की जो व्हाइट लाइट है उसके घटक 7 घटक रंगों में उसको तोड़ देता है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये डी पार्ट इसमें नहीं होगा, हम लोग प्रिज्म से व्यतिकरण की घटना को नहीं देख सकते।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों का अनुपात। अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तो अगर दोनों की आवृत्ति बराबर होगी तो अनुपात क्या आएगा, 1:1, 1:1 आएगा। अगर मान लीजिए आप 1:2 लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक प्रकाश स्रोत की आवृत्ति 1 है तो दूसरे का उसका दुगना हो जाएगा, ट्वाइस, जो कि गलत है। हमें बराबर होना चाहिए, तो 1:1 ही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि दो तरंगों के बीच कलांतर फाई हो तो उनके बीच का पथांतर निकालना है। देखिए, कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, पथांतर मतलब पाथ डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कलांतर, कलांतर यानी फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर। पथांतर को हम लोग डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो कलांतर बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कलांतर बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर। तो संबंध देख लीजिए क्या हो गया, कलांतर बराबर 2 पाई/लैम्डा, कहाँ पे है, 2 पाई/लैम्डा इसमें। तो पथांतर निकालना है, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ से निकालिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उनके बीच का पथांतर ये हो जाएगा फाई फाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। देखिए, इसको इधर लैम्डा को इधर भेजिए और 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो फाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, फाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, 5 × लैम्डा बाई 2 पाई। ये सी पार्ट मेरे ख्याल से इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 × लैम्डा बाई 2 पाई। ठीक है, सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर दो व्यतिकारी तरंगों के बीच कलांतर पाई है, तब उनके बीच का पथांतर क्या होगा। देखिए, कलांतर की वैल्यू यानी फाई की वैल्यू दी गई है, पाई, पथांतर पूछ रहा है। तो अभी अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया कि कलांतर बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे कलांतर दिया गया है, आपको पथांतर निकालना है। तो डेल्टा एक्स में फॉर्मूला निकालिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो चलिए वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे लैम्डा बाई 2 पाई, और ये फाई की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई। तो पाई रखेंगे, मान लीजिए फाई की जगह मैं पाई रख देता हूँ, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पथांतर कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो तरंगों का ये इक्वेशन दिया गया है, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, के व्यतिकरण से किस बिंदु पर औसत तीव्रता अधिक होगी। अब औसत तीव्रता यानी मैक्सिमम तीव्रता हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, a1² प्लस a2²। यानी जो मैक्सिमम तीव्रता होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों की तीव्रता को ऐड करिए। तो अगर पहले की तीव्रता मैं निकालूं I1, तो I1 देखिए पहले वेव का आयाम A1 है, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1²। दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है, वेव का A2, तो ये I2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 का स्क्वायर। तो जो औसत तीव्रता I1 प्लस I2, यहाँ पे एवरेज वो a1² प्लस a2², जो ऑप्शन है उसके अनुसार वो यही हो जाएगा। तीव्रता ना पूछा है तो ठीक है, यही होगा ए पार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण की परिघटना में यदि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं समान है, मान लीजिए आई है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप की औसत। अभी अभी तो मैंने बताया, दोनों तीव्रता को जोड़िए, आई प्लस आई तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई। ये यहाँ पे बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सेगमेंट में बस इतने ही प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। इसी तरह से हम लोग इसको बाईलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अभी लाएंगे। ठीक है, ये सीरीज दोनों लैंग्वेज में शुरू होगी। सभी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।